ठंड में कामचोर बहू। दिल्ली में रहने वाली दुर्गा देवी की दो बहुएं थी, तन्वी और शायना। दुर्गा की बड़ी बहू शायना अपने नाम की नाई बेहद ही शातिर थी। वो शाम का समय था जब शायना अपनी सहेली कीर्ति के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार आई हुई थी। तभी कीर्ति की निगाह कलाई में बंधी घड़ी की ओर घूमती है। ओ तेरी, मर गई। शायना जल्दी कर, मुझे 7 बजे से पहले अपने घर पहुंचकर अपनी सास के खातिर खाना बनाना है। कीर्ति बड़ी झुंझलाहट के साथ शॉपिंग का झोला उठाकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तेरे चेहरे की हवाइयाँ गुल क्यों हो गई? अरे शायना, तेरी आंखें हैं कि बटन? तुझे यहाँ बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असल सर्दियों की शुरुआत है। एक तो ये सर्दी हर साल सौत बनकर बिन बुलाए चली आती है। उसमें मेरी सास मुझे बहुत सताती है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े 36 फरमाइश करती है। मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। सुनकर शायना ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, हाँ, सच कहा, मगर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए सर्दियाँ सिरदर्द नहीं बनती। वो क्यों भला? क्योंकि मेरे पास जाड़े का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल सर्दी से बचा लेता है। ये सुनकर कीर्ति अपने कान खड़े किए कहती है, अच्छा, तो मुझे भी एक आधे टिप्स देना शायना। फिर कभी। वो देख, तेरे ससुराल की सीमा आ गई। बाय। शायना आगे बढ़ जाती है और फुसफुसा कर कहती है, अब इसे क्या पता कि मैं हर सर्दियाँ अपनी देवरानी और सास के शराफत का फायदा उठाकर ठंड से बचने के लिए काम चोरी करती हूँ। अचानक हो रही बूंदाबांदी बर्फबारी में बदल जाती है, जिसे देखकर कामचोर बहू कहती है, अरे ये ठंड तो कयामत ढा रही है। ऑफिस में बिना लिपस्टिक के सुंदर लगते हो, बिल्कुल पता नहीं लगता है। मुझे घर पहुंचते ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। जैसे ही शायना ससुराल के दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ठंड से ठिठुरने का नाटक करके जोर जोर से चीखने लगती है। अच्छी अच्छी छी। हाय हाय, अरे बहू, तेरे नाक में बारूद भर गया है क्या? घर में घुसे क्षण भर नहीं हुए तुझे और चीख चीख कर हड़कंप मचा दिया है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर छुई मुई के जैसे मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की कपकपी चढ़ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ, जा बहू, जाकर आराम कर। छोटी बहू काम संभाल लेगी। रसोई में काम कर रही तन्वी दुर्गावती की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ जी भी ना झट से अपनी कामचोर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में फंसकर आराम फरमाने के लिए भेज देती है। मौत तो मेरी आएगी इन सर्दियों में बर्तन मांजने में। ये है दुर्गावती की दूसरी बहू तन्वी, जिसकी शादी पिछले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त तो नई नवेली बहू का पैंतरा आजमा कर शायना ने सर्दियों में सारे काम का बोझ बेचारी नई बहू पर मढ़ दिया। मगर तन्वी सर्दी के उन 3 महीनों में शायना की सर्दियों में कामचोरी के किस्सों को भली भांति भाप चुकी थी। बावजूद इसके इस घड़ी बर्तन के ढेर मांजने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तो ये ठंडा पानी, ऊपर से इस जिद्दी बर्तनों का ढेर। ऐसा लग रहा है आज इन्हें धोते धोते कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। अभी तन्वी ऐसा कह ही रही थी कि कामचोर बहू के कमरे से आवाज आती है, तन्वी, प्लीज जरा जल्दी से कड़क चाय बना लाओगी? मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है। अरे बहू, अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक कप कड़क चाय बना लाना। बेचारी नई बहू जल्दी से बर्तन मांजकर चाय बनाकर सास को देकर कामचोर बहू के कमरे में आती है, जहां पर वो मजे से बिस्तर पर पड़ी फोन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। ये लीजिए जेठानी जी, चाय। थैंक यू तन्वी, मेरे सर में जोरों का दर्द है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द में इंसान की उंगलियां सर के बजाय फोन पर कब से रहने लगी? तुम कहना क्या चाहती हो तन्वी? कि मैं काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ही अपनी कामचोरी के किस्सों का राग गा रही हैं। तन्वी अपनी कामचोर जेठानी को कामचोरी के ताने मारकर चली जाती है। बावजूद इसके कामचोर बहू के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। चढ़कर सूरज के तपिश के साथ जागी हुई तन्वी एक पांव पर नाचती हुई सर्दी की रात ढलने तक काम करती है। वहीं शायना बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती है। वो सर्दी की इतवारी की सुबह थी। शायना अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे तन्वी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो। पूरा कमरा बिखरा हुआ है। जेठानी जी, कि जाड़े में आपको आलस जगड़ लेता है?
अरे जानवर भी अपनी जगह झाड़ बहार कर बैठते हैं, मगर आप सर्दी में अपना कमरा भी खुद से साफ नहीं कर सकती। तन्वी, तुम जानती हो कि मेरी स्किन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। खड़े होते ही मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी बुखार बताया है, बावजूद इसके तुम मुझ पे ढा कर रही हो। माँ जी देख रही है ना आप। ऐसा कहते हुए कामचोर बहू भोली भाली दुर्गावती के आगे बीमारी का राग छोड़ते हुए चीखने लगती है। अरे बड़ी बहू, तू ठीक तो है? अरे तन्वी बहू, इतना तंग दिल ना बन, और फिर बीमारी बताकर थोड़ी आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। आखिरकार कामचोर बहू इस बार भी बच निकलती है। तभी तन्वी अपने मन ही मन में बोलती है, बस अब पानी सर से ऊपर उभर रहा है, मगर अब तन्वी ने ठान ली है कि इस ठंड में आपकी बीमारी के बहानेबाजी का पर्दाफाश करके रहूंगी। उसी शाम क्या सचमुच बिग बाजार में ब्रांडेड साड़ी की सेल लगी है? क्या आइकॉनिक मेकअप किट सस्ते में मिल रहा है? चल मैं आती हूँ। ये सुनकर कामचोर बहू कान खड़े किए भागती हुई कमरे से बाहर आती है। तन्वी, तुमने जो कहा वो सच है क्या? बिग बाजार में सस्ती साड़ी और महंगे मेकअप की सेल लगी है? ये हुर्रे, मजा आ गया। फिर बहू पर्स में से पैसे लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस दिखता है। अरे मैडम, जरा ठहरिए। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिग बाजार जाना है, वहाँ साड़ी की सेल लगी है। मैडम जी, यहाँ 3 दिन से बेतहाशा सर्दी बढ़ जाने के कारण सब्जी मार्केट से लेकर दिल्ली की दुकानें बंद हैं, और आप बिग बाजार की बात कर रही हैं। घर जाइए। पहले तो बहू का मुंह फीका पड़ जाता है, मगर अगले 1 मिनट के अंदर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भागती हुई घर आती है जहाँ दुर्गा देवी असल दुर्गे का रूप धरे बैठी थी। तभी तन्वी ताने कसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, आप खाली हाथ ही लौट आई, साड़ी नहीं मिली क्या? वो अब मैं शॉपिंग करने थोड़ी गई, वो तो बस बिग बाजार के बहाने टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले एडवाइस किया था। सास के सामने कामचोर बहू का कच्चा चिट्ठा खुल सकता था, इसलिए बहू की बीमारियों का बहाना अब कहाँ काम आने वाला था। सास बस बहू पर अपनी बातों का बारूद बरसाते हुए कहती है, मगर बहू जरा एक बात तो बता, हफ्तों से बेड पर पड़ा एक मरीज मिल्खा के जैसे भाग कैसे सकता है? हाँ, तेरा भांडा फूट चुका है बहुरानी, अब बस बंद कर ये बेफजूल के बहाने। देवरानी और सास की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसीलिए अब हर साल की सर्दी में सारा पानी का काम तेरे जिम्मे और सूखा काम तन्वी करेगी। ये हुई ना बात, जोड़ों का तोड़। सास से मिली सर्दियों में पानी के कामों को करने की सजा सुनकर कामचोर बहू का मुंह बासी सब्जी के जैसा मुरझा जाता है, और तन्वी बहू लोटपोट होकर खूब हंसती है। बेचारी ठंड में कामचोरी करने वाली बहू ठंडे पानी से बर्तन मांजते दिखती है तो कभी कपड़े धोते हुए दिखती है। अब हर साल कामचोर बहू सर्दियों में अकेले ही काम किया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ठंड में कामचोर बहू की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मदनपुर के छोटे से गांव में एक अमृता नाम की गरीब औरत रहा करती थी। वह अपने घर में सिलाई करके अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमृता के 3 बेटे थे, रुपेश, जितेंद्र और मोहित। वह तीनों शहर में काम करते थे और तीनों ही शादीशुदा थे। ये देखो, तुम्हारे पूरे महीने का काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो मेरी कंपनी को डुबो दोगे। मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। लेकिन सर, अगर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम्हें इस नौकरी पर रखना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। कबीर अपने ऑफिस से रुपेश को निकाल देता है। वह बेरोजगार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई जितेंद्र को भी उसका मालिक नौकरी से निकाल देता है और वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या की नौकरी के बलबूते पर रह रहा था। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं है और जब से शहर में आए हो तब से ही मेरे बलबूते पर रह रहे हो। अब मैं तुम्हें और कमा कर नहीं खिला सकती, चले जाओ यहाँ से। अरे ऐश्वर्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब तुम्हारे पास नौकरी और पैसा हो तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर ऐश्वर्या घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद जितेंद्र यहाँ से वहाँ भटकने लगता है और चलते चलते रुपेश के पास पहुँच जाता है। अरे रुपेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुपेश अपने साथ हुआ सब कुछ जितेंद्र को बताता है। तभी रुपेश के फोन पर मोहित की कॉल आती है। भैया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या मुझे थोड़े पैसे दे दोगे?
रुपेश और जितेंद्र दोनों अपनी हालत के बारे में मोहित को बताते हैं, जिसके बाद मोहित भी उन लोगों के पास पहुंच जाता है। भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमारी माँ गांव में सिलाई करके खर्चे चलाती है और कई बार हमें भी भेज देती है। क्यों ना हम गांव में अपनी पत्नियों को ले जाएं, उसके बाद तो माँ सब कुछ संभाल ही लेगी। अरे वाह, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। ऐसा कहकर जितेंद्र अपने घर जाता है और ऐश्वर्या को गांव चलने के लिए मना लेता है। तुम चिंता क्यों करती हो? गांव जाने के बाद ना तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मुझे। वहीं दूसरी तरफ रुपेश भी अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ समय के लिए छुट्टियां मिली हैं, चलो मैं तुम्हें गांव घुमा कर ले आता हूँ। अरे गांव? लेकिन गांव में मैं कैसे रहूंगी? अरे डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर रुपेश भी अपनी पत्नी शिल्पा को बना लेता है। उधर मोहित अपनी पत्नी रचना से कहता है, अरे शहर में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तो गांव होता है। मेरे साथ तुम गांव चलो, गांव में हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे गांव में क्या पैसों का पेड़ है? अरे गांव में मेरी माँ है, उनके रहते हुए हमें कमाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ना कमाने की बात सुनते ही रचना मान जाती है, जिसके बाद रचना अपना बैग तैयार करने लगती है। तीनों भाई मिलकर गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं गांव में अमृता कपड़े सिलते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं मेरे बेटे कैसे हैं, किस हाल में हैं। काश मेरे पास एक फोन होता तो मैं फोन करके पूछ लेती। अमृता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे इस वक्त कौन आया है? अमृता जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अपने तीनों बेटों को देखकर अमृता बहुत खुश होती है और तीनों को गले से लगा लेती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आज ही मैंने तुम तीनों को याद किया था और भगवान का करिश्मा देखो, तुम तीनों मुझसे मिलने घर पर ही आ गए। और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ये तीनों हमारी पत्नियां हैं माँ। जितेंद्र, रुपेश और मोहित अपनी पत्नियों से उनकी माँ के पैर छूने के लिए कहते हैं। ओहो, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम क्या मुझे यहाँ पर अपनी माँ की सेवा पानी करवाने के लिए लेकर आए हो? हम शहर की मॉडल लड़कियां हैं, भला हम ऐसी चीजें क्यों करेंगी? अपनी मॉडर्न बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर अमृता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अरे, क्यों उन्हें जबरदस्ती मेरे पैर छूने के लिए कह रहे हो? इनका मन नहीं है तो रहने दो। चलो बहुओं, तुम तीनों अंदर आ जाओ। मोहित, रुपेश और जितेंद्र तीनों अपनी पत्नियों को घर के अंदर ले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। लगता है आज हमारा दम घुट जाएगा इस बदबू से। अरे अभी मैंने आंगन में गोबर से लीपा था, उसकी बदबू है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो सूख जाएगा तो यह बदबू कम हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद अमृता अपने तीनों बेटों से कहती है, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम तीनों अपनी पत्नियों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। ऐसा कहकर अमृता अपनी सिलाई मशीन पर पहुंच जाती है और एक के बाद एक सूट बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वह 3 सूट बना लेती है और अपनी तीनों बहुओं को देने जाती है। ये लो बहू, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ची 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 ची, ये कैसी ड्रेस है? ऐसे कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। अरे माँ जी, ये क्या, एक टेलर होने के बाद आप इतने बुरे कपड़े सिलते हैं? एक काम कीजिए, मुझे कैंची दीजिए। अमृता रचना को कैंची देती है, जिसके बाद रचना अपनी ड्रेस के साथ साथ शिल्पा और ऐश्वर्या की ड्रेस को भी काट कर छोटा कर देती है और एक छोटा ड्रेस बना देती है। अरे वाह, ये देखो माँ जी, अब हुई ना ये ड्रेस हमारे पहनने के लायक। हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। भला ऐसे छोटे कपड़े पहनकर तुम गांव में कैसे जाओगी? अरे देखो ना जितेंद्र, तुम्हारी माँ कितनी गंवार हैं, इन्हें तो फैशन के बारे में पता ही नहीं है। अरे फैशन के बारे में तो पता तब चलेगा ना जब गांव से कभी शहर में कदम रखा होगा। लेकिन बहू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गांव में लोग छोटे कपड़े नहीं, पूरे कपड़े पहनते हैं। अरे माँ जी, अब ऐसी गवारों जैसी बातें करना बंद करो। देखो माँ, हमारी पत्नियां शहर में ऐसे ही रहती हैं और आप तो शहर कभी गई भी नहीं हो, इसलिए आप इनके कपड़ों में दखल अंदाजी मत दो। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें अपनी पत्नियों को खाना खिला कर लाना है।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अमृता अपनी अलमारी खोलती है लेकिन उसमें सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपने सोने की ज्वेलरी बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और अपने बेटों को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी तीनों बहुएं गांव में छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अमृता के तीनों बेटे गांव के पास वाले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ शिल्पा, अर्चना और ऐश्वर्या लोगों के कपड़े देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। जरा उस लड़की को तो देखो, कितनी गवार है, कपड़े पहनने का तो कोई तरीका ही नहीं है। पास की टेबल पर बैठी हुई नंदनी नाम की लड़की ये सब सुन लेती है, जिसके बाद नंदनी अपनी टेबल से उठकर शिल्पा से कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे कुछ संस्कार सिखाए जाते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और तुम्हारे ये छोटे और बेहुदा कपड़े देखते ही तुम्हारे संस्कारों का बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ये सुनते ही शिल्पा नंदनी के मुंह पर एक चांटा मारने वाली होती है, लेकिन तभी नंदनी उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके ही मुंह पर चांटा मार देती है। तुम जैसी शहरी लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और तुम जैसी शहर की बिगड़ी हुई लड़कियों की इस गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता है। आइंदा ऐसा फिर किसी के साथ करने की कोशिश भी मत करना। ये सब होने के बाद शिल्पा, ऐश्वर्या और रचना तीनों ही उस रेस्टोरेंट से वापस अपने घर आ जाती हैं और अपनी सास से माफी मांगते हुए उनसे कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम शहर में रहने के बाद अपनी संस्कृति ही भूल गए थे। आज के बाद आप जो भी हमें पहनने के लिए दोगी हम वही पहनेंगे। उस दिन के बाद से ऐश्वर्या, शिल्पा, रचना तीनों ही अपनी सास कविता के हाथों के सिले हुए सलवार सूट और साड़ी ही पहनती हैं और गांव में खुशी खुशी रहने लगती हैं, और उनके पति भी गांव में रहकर काम करने लगते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से होने लगता है, जिसके बाद अमिता को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बहू की 5 छोटी ननद। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान। वैसे
ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजी मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जादुई दूध का कुआं। भीमापुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी था, जो कि एक ग्वाला था। उसके पास 4 गाय थी।
और अचानक ही उसकी 3 गाय बीमार होकर मर जाती हैं, जिससे हरीश बहुत परेशान हो जाता है। उसके एक और गाय बीमार थी जो दूध देने में असमर्थ थी। ऐसे में हरीश का दूध बेचने का काम मानो ठप्प सा पड़ गया था। तभी अपनी पत्नी लता के माथे पर पानी की ठंडी पट्टी करते हुए वो कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। मेरी 3 गाय चली गई, 4थी गाय भी बीमार है, पत्नी को भी तेज बुखार है, साथ में छोटा 2 साल का बेटा भी है। मैं अकेला क्या करूंगा, कैसे घर की स्थिति संभालो, मेरी मदद करो। व्यापार नहीं चला तो न मेरी पत्नी ठीक हो पाएगी, न वो गाय दूध दे पाएगी। तभी उसके घर पर मीनाक्षी आकर कहती है, अरे भाई साहब, जरा 1 किलो दूध देना। माफ करना मीनाक्षी बहन, अभी कुछ दिनों तक मेरी गाय दूध नहीं दे पाएगी, वो बीमार है। आप तो जानते ही हैं कि 3 गाय मेरी खत्म हो चुकी हैं। आप कहीं और से दूध ले लीजिए फिलहाल। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं कहीं और से ले लेती हूँ अभी। ऐसा कहकर मीनाक्षी उल्टे पांव लौटकर कहीं और से दूध खरीद लेती है। वहीं लता कहती है, अजी परेशान मत होइए, दूध का व्यापार तो हो नहीं सकता, कोई और व्यापार ही देख लीजिए, घर में कुछ तो आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो सारी चिंता चिंटू की है। मैं समझ रहा हूँ लता, तुम्हारी सारी चिंता, सारी बातें। तुम ज्यादा मत बोलो, सिर्फ आराम करो, और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। मैं सोच रहा हूँ जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी को ही बेच दूं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है, आप यही कर लीजिए, चिंटू का मैं ख्याल रख लूंगी, थोड़ा बहुत बुखार उतर चुका है। ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर हरीश जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगता है। क्या हरीश के घर की स्थिति ठीक हो पाएगी? क्या वह फिर से दूध बेचने का व्यापार कर पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ें। हरीश लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था कि पास में से उसे एक आवाज आती है, तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मैं दूर कर सकती हूँ, मेरी ओर आओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे पास आ जाओ। हरीश उस आवाज के पीछे पीछे एक पुराने कुएं पर पहुंच जाता है और कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज कुएं से तो नहीं आ रही? तुमने सही जाना, ये आवाज इसी कुएं से आ रही है। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर सकती हूँ। अगर तुम वापस से अपना दूध का व्यापार करना चाहते हो तो इस कुएं में अपनी सबसे अजीज या जिसे बेपनाह प्यार करते हो उसे त्याग दो। तत्पश्चात ये कुआं एक दूध का कुआं बन जाएगा, जिससे तुम जितनी बार चाहो उतना दूध बेचकर अपना घर चला सकते हो, और जादुई दूध के कुएं से तुम्हारी गाय, पत्नी, तुम्हारा व्यापार, सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सब कुछ ठीक करने का एक यही जरिया है। सोचते सोचते हरीश घर पहुंच जाता है और अपने बेटे को देखकर कहता है, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए अजीज है, वो मेरा बेटा ही है। तो क्या ये करना मेरे लिए ठीक है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हे भगवान, आप पर भरोसा करके मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। तभी अपने सोते हुए बेटे को अपनी पत्नी की आंखों के सामने से वो ले जाता है और लता परेशान होती है मगर कुछ कर नहीं पाती। इतने में वो उसी कुएं के पास पहुंचकर कहता है, तुमने मुझसे जो कहा था उसी के आधार पर मैं अपने सबसे अजीज को इस कुएं में डाल रहा हूँ। अपने बेटे से ज्यादा मुझे और किसी से प्यार नहीं है। मेरे बलिदान को स्वीकार करो। ऐसा कहकर हरीश जैसे ही अपने छोटे से बच्चे को उस कुएं में डाल देता है, तभी दूध के उफान से दूध बाहर आ जाता है और साथ ही उसका बेटा भी सही सलामत वापस आ जाता है। तभी एक देवी प्रकट होकर कहती हैं, मैं तुम्हारी नेक दिल, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूँ।
अपने बेटे की परवाह ना करते हुए भी तुमने उसका बलिदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जितनी बार चाहो इस कुएं में से दूध लेकर बेच सकते हो, चाहे तो किसी गरीब को पिलाकर उसका भला कर सकते हो। इसलिए ये कुआं तुम्हारा है, एक गरीब का दूध कुआं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। शुक्रिया, मेरे बेटे को वापस लौटाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी मदद की। एक बात और, यदि इस कुएं का दूध कम हो जाए तो तुम्हें फिर से कोई पसंदीदा चीज इस कुएं में डालनी होगी, जिसके बाद दूध का कुआं फिर से भर जाएगा। ये कहते ही वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद हरीश अपने बेटे को लेकर घर छोड़ देता है और दूध के बड़े बड़े ड्रम रिक्शे में से ले जाकर दूध के कुएं से भरकर बेचने लगता है। उसके सारे ग्राहक वापस लौट आते हैं। अरे हरीश भाई साहब, शुक्र है कि आपने वापस दूध बेचना शुरू कर दिया। कहीं और का दूध लेकर बच्चे बीमार हो गए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, अब से आप सब दूध यहीं से ले जाना और आस पड़ोस के लोगों को भी कह देना। जी 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 जरूर। भैया जरा 1 किलो दूध देना। जी ये लीजिए। इस तरह से हरीश का सारा दूध खत्म हो जाता है। घर जाकर ड्रम में बचे कुचे बूंदे उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती हैं, जिसे वो अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता है और बीमार गाय के ऊपर भी। तत्पश्चात दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और हरीश कहता है, लता तुम कैसी हो? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पर आपने ये जादू किया कैसे? मैंने ये सब नहीं किया, ये सब तो दूध के कुएं का कमाल है। ये देखो पैसे, इतने सारे दूध को बेचकर ही मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं और हमारी गाय भी अब स्वस्थ है, हमारी जिंदगी भी बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी हमारा तो भला हो गया, अब हमें दूसरों का भला भी करना चाहिए दूध का भंडार करके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं और दूध लेकर आता हूँ दूध के जादुई कुएं से। जब तक तुम गोलू का ख्याल रखना। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं से दूध लेकर आता है और लोगों को बांट देता है। अरे दूध तो खत्म हो गया, मुझे और कुएं से दूध लाना होगा और उसका स्तर भी कम हो गया होगा, जिसे बढ़ाने के लिए पिताजी की आखिरी निशानी से यह अंगूठी डालनी होगी मुझे, तभी उस जादुई कुएं से दूध ले पाऊंगा। ऐसा बोलकर हरीश पिता की आखिरी निशानी अंगूठी ले जाकर उस दूध के कुएं में डाल देता है, जिसके बाद फिर से दूध का कुआं भर जाता है और वह दूध लाकर बेचने लगता है। साथ ही उसकी बीवी गरीब बेसहारा लोगों व अनाथ बच्चों को दूध का भरपेट सेवन कराती, जिसके बाद उसे आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब सुकून आया है लोगों का भला करके। गोलू बेटा आजा आजा, तू भी दूध पी ले। इस तरह हरीश का दूध बेचने का व्यापार कुशल मंगल चलता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर 2 बूढ़े पति पत्नी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी मैंने सुना है तुम लोगों को मुफ्त में दूध पिलाते हो, क्या तुम हमारी बेटी की शादी में मिठाई बनाने के लिए दूध दे सकते हो? हाँ बेटा, भीख मांग मांग कर सामान जुटाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम आपको दूध भी देंगे और जो भी सामान चाहिए वो भी ला कर देंगे। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे। हाँ आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं में अनमोल चीज डालकर दूध के कुएं का स्तर बढ़ा देता है और सारा दूध उन बूढ़े दंपत्ति की बेटी की शादी में लगा देता है। साथ ही उस कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा जाल लगा देता है। इस तरह अच्छे से उस लड़की की शादी हो जाती है और हरीश का दूध व्यापार भी जादुई दूध कुएं से अच्छा चलता है।